हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। डेली बीपीडी एनालिसिस के आज के इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि ये बीपीडीआ क्या है। देखिए, आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो सीजीएल है, सीएचएसएल है, चाहे कोई सा भी एग्जाम है, या फिर आप सीडीएस दे रहे हैं, एफकेट या फिर सीएपीएफ एसी, कोई सा भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो करंट अफेयर्स जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वहां पे एक बेहद महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो आपके लिए ये बेहद जरूरी है कि आप लोग उस करंट अफेयर्स को किसी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ें जो कि आपको शॉर्ट, क्रिस्प और आपके टाइम को बचाने वाला हो। टाइम को ज्यादा वेस्ट भी नहीं करना है। तो जो हमारा बीपीडीआ है, ये एक ड्राफ्ट है जो आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराता है, जो कि आई एग्जाम भी प्रोवाइड कराता है आपको अपनी वेबसाइट पे। इसके 3 फॉर्मेट है, डेली भी आता है, वीकली भी आता है और मंथली आता है, और दोनों लैंग्वेजेस में आपको ये उपलब्ध हो जाता है। तो उसी बीपीडीआ ड्राफ्ट का हम एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, ताकि आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन और भी ज्यादा मजबूत हो सके। तो आई होप आपकी अगर एक क्वेरी है कि बीपीडीआ क्या है तो वो आपकी ये सॉल्व हो गई होगी। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के एनालिसिस को हम लोग करेंगे आज, यानी कि 6 जनवरी को आपका पहला वीडियो है। डेली एनालिसिस लाया जाएगा संडे को छोड़ करके, संडे का एनालिसिस आपका मंडे के लिए लाया जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज के पहले वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारे इस बीपीडीआ ड्राफ्ट में आपके एग्जाम में जिस भी फील्ड से, जिस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के, वो सारे सेक्शंस इस तरीके से कवर किए जाते हैं, चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, डिफेंस हो, चाहे रिपोर्ट्स इंडेक्स हो, कुछ भी हो। तो वही हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। और भी ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए आप लोग इस ड्राफ्ट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला वीडियो आज का। देखिए, नेशनल सेक्शन सबसे पहले लिया जाता है, और नेशनल में पहली न्यूज क्या है हमारी, यूनियन गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड टीआरएफ फ्रंट ऑफ एलईटी। एलईटी मतलब लश्कर ए तैयबा और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हमारी जो केंद्र सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसने टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। किस एक्ट के तहत? यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसके तहत टीआरएफ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। तो टीआरएफ क्या है? द रेसिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ। आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में इन चारों में से किस ऑर्गेनाइजेशन को केंद्र सरकार के द्वारा एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था यूएपीए के तहत? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? द रेसिस्टेंस फ्रंट, जो कि क्या है? ए फ्रंट ऑफ द लश्कर ए तैयबा, जो कि ऑलरेडी एक आतंकवादी संगठन है। टीआरएफ ये एग्जिस्टेंस में कब आया था? ये अस्तित्व में आया था 2019 में। इस पे आरोप लगे हैं, या फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पाकिस्तान से स्मगलिंग करता है हमारे इंडिया में, यानी कि जम्मू कश्मीर में, और आतंकवादियों को भर्ती करता है यहाँ पे। ये इसके ऊपर आरोप लगाया गया था, और इसके तहत इसको एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये यूएपीए क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कभी, स्टैटिक एक तरीके से क्वेश्चन है कि यूएपीए क्या है। फुल फॉर्म आपको बता दिया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये एक इंडियन लॉ है जिसका मेन एम या उद्देश्य क्या है? प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशन इन इंडिया। भारत में कोई भी ऐसा संगठन या एसोसिएशन है जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहा है, तो उन सभी को रोकना है। ये क्या है? यूएपीए का मेन एम है या उद्देश्य है। टू मेक पावर्स अवेलेबल फॉर डीलिंग विद एक्टिविटीज डायरेक्टेड अगेंस्ट द इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो भारत की इंटीग्रिटी, उसकी सोवरेनिटी, अखंडता और उसकी संप्रभुता के लिए खतरा बन सकती है, ऐसी किसी भी एक्टिविटी के खिलाफ हमको ज्यादा पावर मिले गवर्नमेंट को, उस चीज को मेक श्योर करता है कौन? यूएपीए। इसमें हाल ही में जो सबसे रीसेंट अमेंडमेंट हुआ था वो 2019 में किया गया था इस यूएपीए एक्ट में, जिसको बोलते हैं यूएपीए अमेंडमेंट 2019, यानी कि 2019, जिसके तहत क्या किया गया था? has made it possible for the union government to designate individuals as terrorists without following any judicial process। इस अमेंडमेंट के तहत ये पावर्स दी गई कि अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी इंडिविजुअल को यानी किसी भी व्यक्ति को एक आतंकवादी घोषित कर सकती है बिना किसी जुडिशियल प्रोसेस के। ये अमेंडमेंट बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बन सकता है। यूएपीए को हम लोग एंटी टेरर लॉ भी बोलते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। इतनी नॉलेज आपके लिए इस न्यूज से जरूरी थी। अब हम बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। अगला क्या है? नेशनल का ही है। कैबिनेट अप्रूव्स
कंटिन्यूएशन ऑफ स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विद एन आउटले ऑफ इतना इतना। अभी हाल ही में जो कैबिनेट है, कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उनको क्या किया है, इतने का 82.2 करोड़ का आउटले उनको दिया, यानी कि इतना खर्चा उन्होंने किया है कि कुछ स्कीम्स हैं जिसपे उन्होंने इसको खर्चा करना है। इतना बजट उन्होंने बेसिकली पास किया है जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के कुछ स्कीम्स हैं उनके लिए। आपके लिए बेसिकली यह जानना जरूरी है कि कौन कौन सी स्कीम्स है, बहुत डीप में इस न्यूज में आपको नहीं जानना है। तो कौन कौन सी स्कीम्स है आपकी, सबसे पहले जो है आपकी नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो कि NESIDS है, इसके लिए कितना बजट अभी इन्होंने आउटले किया है, 8139.5 करोड़ इतना किया है। और दूसरा है स्कीम्स ऑफ NEC जिसके लिए किया 3202.7, आप लोग इस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं। द आउटले फॉर स्पेशल पैकेजेस फॉर कुछ स्कीम्स हैं जैसे BTC, DHATC एंड KAATC इन आसाम, उसके लिए 1540 करोड़ इतना आपके लिए किया गया है। यहाँ पे आपको सब देखने को मिल जाएगा। बहुत ज्यादा डीप में इस न्यूज में आप लोगों को नहीं जाना है, केवल आपको ये याद रखना है कि किस स्कीम के लिए कितना आपको या वहां पे कैबिनेट ने बजट अभी पारित किया है। ठीक है, अगला सेक्शन है आपका स्टेट्स। तो राज्यों से एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आई है। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव लॉन्च्ड हाई स्पीड 5G टेलीकॉम सर्विसेज इन उड़ीसा। अश्विनी वैष्णव जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उन्होंने 5G टेलीकॉम सर्विसेज को उड़ीसा में लॉन्च किया है। और ये बताया गया है कि 22 अगस्त 2024 यानी कि 2024 अगस्त तक पूरे के पूरे उड़ीसा में उसको कवर कर लिया है, किससे, टेलीकॉम टावर से, जो कि 5G की स्पीड दे रहे होंगे। उड़ीसा की बात की जा रही है तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर यहाँ के नवीन पटनायक और गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल है। बात करें 5G की, 5G क्या है, अभी आपको पता होगा हमारे यहाँ पे कौन से नेटवर्क चलते हैं इंडिया में, 4G। 4G से भी बेहतर स्पीड देता है कौन, 5G, ताकि हम लोग जितनी भी चीजें इंटरनेट पे करते हैं उनको और ज्यादा तेजी से हम लोग कर सकें। वो क्या है, 5G नेटवर्क है। 5G और इसकी स्पीड कितनी है, 5G की जो स्पीड आपको बताई गई है वो कितनी है, 100 Mbps से लेकर के 20 Gbps, ये आपके 5G की स्पीड बताई गई है। यानी कि 100 Mbps मेगाबाइट पर सेकंड से लेकर के 20 गीगाबाइट पर सेकंड तक की स्पीड को कवर करेगा 5G। 2024 तक पूरे के पूरे उड़ीसा में इससे इसको कवर कर लिया जाएगा। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन सेम ड्राफ्ट आपका हिंदी में भी रिलीज किया जाता है, तो कि आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उड़ीसा के बारे में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट था। अब हम बढ़ते हैं आगे कि और अगली कौन सी न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, द स्टेट्स। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन बिकम्स इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल ट्रैक विथ ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम। जो गाजियाबाद से लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन है वो अभी इंडिया का सबसे लंबा ट्रैक बन चुका है जिसमें ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगा हुआ है। सबसे पहली बात, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम क्या है ये हम आगे बात करेंगे। और आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि पहला कौन सा स्टेशन या कौन सा सेक्शन बना है, तो गाजियाबाद से लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन है जिसकी लंबाई कितनी है, 762 किलोमीटर लंबाई ये सेक्शन है, 762 किलोमीटर लंबाई ये सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, ये एक तरीके से जो सेक्शन है पूरी तरीके से ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग से इसको बना दिया गया, वहाँ पे ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग वहाँ पे लगा दी गई है। अब ये ABS यानी कि ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग क्या है, इसको भी हम लोग आगे जानते हैं। With its implement, the increase in the line capacity to run more train services will become possible। इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो उस ट्रैक पे हम लोग और अधिक ट्रेन सर्विसेज को चला सकते हैं अगर ये चीज वहां पे इम्प्लीमेंट हो जाए तो। अब हम जानते हैं कि ये ABS क्या है। ABS बेसिकली क्या है कि एक सिग्नलिंग सिस्टम है जहां पे आप लोग यानी कि ड्राइवर को क्या किया है, जैसे मान लो टावर है, यहाँ पे ये सिग्नल लगा होगा, इस तरीके सिग्नल लगा रहेगा, तो यहाँ से ट्रेन आएगी तो इसकी लाइट कुछ और रहेगी, और जैसी ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो इसकी लाइट कुछ और रहेगी, जो कि पूरी तरीके से ऑटोमेटिक रहेगी और ये पूरे के पूरे ट्रैक पे जगह जगह पे ये लाइट्स लगी रहेंगी। तो इसको देख करके क्या होगा कि जो पीछे वाली ट्रेन आ रही होंगी उनको अंदाजा लग जाएगा कि उनको निकलना है कि उनको रुकना है, और ये सब ऑटोमेटिकली चलेगा। इससे होगा क्या कि उनको मल्टीपल ट्रैक्स बनाने की जरूरत नहीं है, सेम ट्रैक पे वो लोग सही टाइमिंग के बारे में जान करके ज्यादा से ज्यादा ट्रेन को वहां पे खड़ा रख सकते हैं। तो यही है आपका क्या, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग। ठीक है, ट्रेन के मूवमेंट को ईजी बनाने के लिए ये तकनीक यहाँ पे लाई गई है। अगली न्यूज क्या है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड
चीफ मिनिस्टर्स रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम। जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने मुख्यमंत्री रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम अभी हाल ही में घोषित करी है, यानी कि जो रेसिडेंशियल्स हैं वहाँ के उनके लिए भूमि अधिकार की एक स्कीम अभी लॉन्च करी है, जिसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना। क्या है ये स्कीम? इस स्कीम के तहत जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, ही विल डिस्ट्रीब्यूट फ्री लीजेज ऑफ रेसिडेंशियल लैंड टू सेलेक्टेड बेनिफिशियरीज, यानी कुछ लोगों को वहाँ पे फ्री में रेसिडेंशियल लैंड को दिया जाएगा, उनको लीज पे दिया जाएगा। और कितनी दी जाएगी? ईच बेनिफिशियरी फैमिली विल बी गिवन अ लैंड प्लॉट ऑफ अबाउट 600 स्क्वायर फीट, यानी कि जो भी सिलेक्टेड बेनिफिशियरी है, हर किसी को नहीं, कुछ सिलेक्टेड बेनिफिशियरी हैं जो उनके पैरामीटर पे या उनके क्राइटेरिया पे आते होंगे, उन सभी को 600 स्क्वायर फीट का एक लैंड वहां पे लीज पे दिया जाएगा, ताकि वो लोग वहां पे अपना हाउस, अपना घर कंस्ट्रक्ट कर सके। किस स्कीम के तहत? जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत। बात यहाँ पे की जा रही थी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो गवर्नर है मंगूभाई सी पटेल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है डिफेंस। आईआईटी मद्रास डीआरडीओ टाई अप फॉर एडवांस डिफेंस टेक R&D। आईआईटी मद्रास और जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों टाई अप किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए। बेसिकली आईआईटी मद्रास के जो प्रेमिसेस है वहां पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उसके यूनिट में लगाया गया है, जो कि बनाया गया किसके द्वारा, सेटअप किसके द्वारा किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा। इसका मेन उद्देश्य क्या है? टू डेवलप एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी। जो हमारा देश है उसकी सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस तरीके से लाया जा सके, उसको सेटअप करना है। बेसिकली उसके लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहाँ पे लगाया गया है। द इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च ग्रुप विल ब्रिंग इन फैकल्टी एंड रिसर्चर्स फ्रॉम मल्टीपल डिपार्टमेंट्स फॉर ट्रांसलेशनल रिसर्च। बेसिकली इसमें क्या किया जाएगा, यही है कि एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पे लेके आई जाएगी। किस किस सेक्टर पे, किस किस चीज़ में यहाँ पे रिसर्च की जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटेशनल सिस्टम, नवल सिस्टम एंड नवल टेक्नोलॉजीज, एडवांस कॉम्बैट व्हीकल टेक्नोलॉजीज, हाई पावर CW लेजर सोर्सेज एंड नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। इन सारे के सारे सेक्टर्स पे यहाँ पे टेक्नोलॉजी को एडवांस किया जाएगा। डीआरडीओ की बात की गई। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर दिल्ली में है और चेयरमैन इसके हैं डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, आपके लिए न्यूज इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर लॉन्च थीम्स ऑफ Y20 समिट लोगो एंड वेबसाइट। 6 जनवरी यानी कि आज जो यूनियन मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने Y20 समिट के लिए लोगो और वेबसाइट का उद्घाटन किया है। अब ये Y20 क्या है? Y20 इज एम्ड एट इनेबलिंग young people to express their visions and ideas to the heads of state and government of the G20। बेसिकली जो Y20 है G20 की ही एक शाखा है या ग्रुप है, जिसका मेन एम है जो यूथ पीपल है वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकें, ताकि उनको इम्प्लीमेंट किया जाए किसके द्वारा, हेड्स ऑफ स्टेट, यानी कि जो भी स्टेट या जो भी देश यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके हेड्स, वो लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सके और उनको एक आइडिया दिया जा सके यंग पीपल के द्वारा। It is an inclusive discussion platform on Y20 from which a series of agreed recommendations related to the G20 agenda are compiled into a joint communication। ठीक है, तो G20 का ही एक बेसिकली एक हिस्सा है Y20, जहाँ पे यंग लोगों के थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म वहाँ पे उनको प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। राइटर अभय अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, जो आपके सम्मान और पुरस्कार होते हैं वहां से। राइटर अंबिका सुनाथन मंगड हैज सिलेक्टेड फॉर ओडाकुजल अवार्ड 2022। जो ओडाकुजल अवार्ड 2022 है इसके लिए सिलेक्ट हो गए हैं कौन? राइटर अंबिका सुतन मंगड, इनको अभी सिलेक्ट किया गया है। क्यों? इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं जिनका नाम है प्राणवायु। प्राणवायु के लिए इसको किया गया। प्राणवायु किस बारे में है? प्राणवायु द स्टोरीज निरालियन एंड प्राणवायु आर बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, इससे रिलेटेड शॉर्ट स्टोरीज है ऑन एंड ऑफर अ यूनिक रीडिंग एक्सपीरियंस इन मलयालम।
ये जो कि मलयालम भाषा में है। द अवार्ड कंसिस्ट ऑफ, जो ये अवार्ड है, इस अवार्ड में आपको 30,000 रुपये दिए जाते हैं, साथ साथ एक साइटेशन और एक प्लेक आपको वहाँ पे दिया जाता है। क्या है ये अवार्ड? इस अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। इंस्टीट्यूटेड बाय गुरुवायूरप्पन ट्रस्ट, गुरुवायूरप्पन ट्रस्ट है, उसके द्वारा इसको कंस्टिट्यूट किया गया था। द अवार्ड इज बीइंग गिवन फॉर द बेस्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज के बेस्ट कलेक्शन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। द अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड ऑन द ओकेजन ऑफ 45th डेथ एनिवर्सरी ऑफ महाकवि जी शंकर कुरूप। एक महाकवि थे जी शंकर कुरूप, इनकी डेथ एनिवर्सरी को ये प्रदान किया जाएगा, किसको? इनको। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो कि 2 फरवरी को आपको यानी कि इनको दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? इंपॉर्टेंट डेज 6 जनवरी। 6 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, जो कि वॉर ऑर्फन्स है, जो कि युद्ध में ऑर्फन हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, उनके लिए वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स इज ऑब्जर्व्ड on 6 January to create awareness about the plight of war orphans and to address the traumatic conditions faced by them। जो भी लोग वॉर में ऑर्फन हो जाते हैं, उनके द्वारा जो भी कंडीशंस को झेला जाता है, उसको सामना किया जाता है, उनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या है? थीम इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, थीम ही आपसे अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। स्टैंडिंग अप फॉर वॉर अफेक्टेड चिल्ड्रन, स्टैंडिंग अप फॉर वॉर अफेक्टेड चिल्ड्रन, ये आपकी थीम हो जाएगी इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑबिचुअरीज देखते हैं। वॉल्टर कनिंगम की डेथ हो गई, जो कि एक एस्ट्रोनॉट हुआ करते थे अपोलो मिशन, वहां पे ये थे कौन? और वॉल्टर कनिंगम, जो कि अपोलो मिशन यूएसए का था, उसमें ये थे। इनकी डेथ हो चुकी है 90 ईयर्स की एज में। अपोलो मिशन क्या था? यूएसए का यानी कि नासा का तीसरा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन था, जिसमें कि उन्होंने पहली बार चांद पे किसको भेजा था? किसी व्यक्ति को वहां पे भेजा था, अपोलो मिशन। ठीक है, कौन थे ये? एस्ट्रोनॉट हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज क्या है? स्पोर्ट्स से है। पटनायक इनॉग्रेट्स बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, इन्होंने जो सबसे बड़े हॉकी के स्टेडियम है उनमें से एक भारत में राउरकेला में एक मेंस हॉकी स्टेडियम, मतलब एक हॉकी स्टेडियम को वहां पे इनॉग्रेट किया है। ठीक, मैन हॉकी वर्ल्ड कप 2023 से पहले। बिल्ड एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 261 करोड़, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है जितने में यह स्टेडियम बना है? 261 करोड़ है। इट इज लोकेटेड इन सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड हैज बीन नेम्ड, इसका नाम पूछा जा सकता है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स। बिरसा मुंडा कौन थे? ये एक ट्राइबल लीडर थे। आपको बताना है कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनकी याद में किस दिन को घोषित किया गया है। It has been built on 50 acres in a record 50 months with a seating capacity of 20,000। यहाँ पे 20,000 की सीटिंग कैपेसिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रणेश विंस, इससे से याद आता है कि क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है हमारा? एशिया का सबसे बड़ा कौन सा हो गया? मोटेरा स्टेडियम, जो कि अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम से जाना जाता है। उसकी सीटिंग कैपेसिटी 1 लाख प्लस है। ठीक है, 1 लाख से ज्यादा, आई थिंक 1,20,000 के आसपास उसकी कैपेसिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। प्रणेश विंस रिल्टन कप बिकम्स इंडिया 79th ग्रैंड मास्टर। चेस में ग्रैंड मास्टर बनते हैं, और ग्रैंड मास्टर उनको 3 पैरामीटर्स पे खरा उतरना पड़ता है, उसके बाद ही वो लोग ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं। तो भारत में 79th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तमिलनाडु के एम प्रणेश। अभी कुछ दिन पहले 78th बने थे। 78th कौन बने थे? कौस्तव चैटर्जी बने थे। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर स्टीव स्मिथ ब्रोक रिकॉर्ड्स ऑफ हाईएस्ट टेस्ट सेंचुरीज ऑफ सर डोनाल्ड ब्रैडमैन। जो ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ है, उन्होंने सर ग्रेट डोनाल्ड ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है फॉर द मोस्ट टेस्ट हंड्रेड्स इन ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे ज्यादा टेस्ट हंड्रेड्स कितने बना दिए हैं? इन्होंने बना दिए, इनसे ज्यादा बना चुके हैं। ठीक है, ऐसा करने वाले ये 4th ऑस्ट्रेलियन है। इनसे पहले कौन है? रिकी पॉन्टिंग, जिन्होंने 41 बनाए। स्टीव वॉक, जिन्होंने 32 बनाए। उसके बाद मैथ्यू हेडन, जिन्होंने 30 बनाए, और अब ये हैं जिन्होंने अगेन 30 बना दिए हैं। ठीक है, ये था स्पोर्ट्स। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। पहला क्वेश्चन, कुलदीप सिंह पठानिया टू बी द स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली। कुलदीप सिंह पठानिया किस स्टेट असेंबली के स्पीकर बनने वाले हैं? आपको बताना है बिहार, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना या फिर झारखंड। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट वन द वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 फॉर जागा मिशन।
जागा मिशन के लिए किस स्टेट को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 दिया गया? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा? आपको आंसर्स बताने हैं कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही जो आज का एनालिसिस था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके अगले एनालिसिस में पूछे जाएंगे, वहां पे आपको इसका आंसर करना होगा। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, SSCB, SSC एंड रेलवे एग्जाम्स प्रिपरेशन, साथ में डिफेंस के लिए भी है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्विज मिल जाती है, आपको अपनी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए, साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स की जानकारी वहाँ पे मिल जाती है। इसके साथ साथ आप लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आज का ये पहला वीडियो था, आपको कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आगे आने वाले वीडियोज में इसको और ज़्यादा इंप्रूव करते चलेंगे और आपके लिए शॉर्ट क्विज और आपके टाइम को बचाने वाले करंट अफेयर्स यहाँ पे लेके आए जाएंगे। इसके बाहर से आपके लिए कोई भी करंट अफेयर्स एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और ऐसे अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू ऑल।